रजत बाहर से बहुत खड़ूस और गुस्से वाला है, लेकिन अंदर से वह बहुत मासूम और पाक दिल इंसान है। उसका दिल अंदर ही अंदर रोता है जब खुशी के न मिलने की खबर उसको दी जाती है। वक्त बीतता जा रहा है, लेकिन रजत को खुशी का कोई अता पता नहीं मिल पा रहा है। आज पूरे 25 दिन हो गए खुशी को गए हुए। इन दिनों में रजत बहुत कमज़ोर और ज़्यादा गुस्से वाला हो गया है। वह अपने घर में काम करने वाले खुशी के चाचा चाची और दूसरे नौकरों पर छोटी छोटी बातों पर चिल्ला पड़ता है। पहले सब रजत से डरते थे, लेकिन अब यह सब खौफजदा हुआ है और कोई भी रजत के सामने नहीं आता है। रजत डाइनिंग टेबल पर बैठा नाश्ता कर रहा था। तभी जॉली ने उसके सामने खड़े होकर अपने दोनों हाथों को बांधकर और सर को झुकाए हुए कहा, सर, आपको इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए। यह आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। रजत के हाथ में चम्मच थी। उसने चम्मच को प्लेट में ही छोड़ दिया और जॉली को गुस्से से देखते हुए कहा, नौकर हो नौकर की तरह रहो, मेरे बाप बनने की कोशिश मत करो। रजत इतना उठकर जाते हुए बोला, कल से मेरे सामने मत आना। रजत चला गया तो जॉली उसे देखता ही रह गया। रजत अपनी कार में आकर बैठ गया। उसने अपनी आंखों को बंद किया और सर को पीछे सीट से लगाकर मन ही मन बोला, यह सब क्यों कर रहा हूँ मैं? क्या हो रहा है मुझे? कुछ देर तक वह ऐसे ही बैठा रहा और फिर लंबी सांस लेकर बोला, मुझे अपने आप को बदलना होगा। किसी के आने या जाने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तभी रजत के दिल में एक नाम आया, और खुशी का। क्या? रजत ने स्टीयरिंग को कसकर पकड़ लिया। उसने खुद से कहा, खुशी, तुम जहाँ भी हो अब वापस मत आना। तुम्हारे लिए वापस आना बहुत बुरा हो सकता है। एक वक्त तक इंसान किसी का इंतज़ार करता है, और जब वह इंतज़ार नहीं कर पाता है तो उसका वह इंतज़ार गुस्से में बदल जाता है। रजत भी उन्हीं इंसानों में से था जो इंतज़ार करना जानता ही नहीं था। उसने कभी इंतज़ार किया ही नहीं। खुशी के लिए उसका प्यार अब गुस्से में बदल गया था। एक तरफ वह चाहता था कि खुशी उसके पास आ जाए, तो दूसरी तरफ वह कहता कि अगर वह अब उसके पास आई तो वह अपने गुस्से पर कंट्रोल खो देगा। रजत अपने आप में ही सिमट रहा था। यह वह खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि आखिर वह करना क्या चाहता है। उसने अपने जज्बातों को अपने अंदर ही दफन कर दिया। इधर खुशी इन दिनों में परिवार के लोगों के साथ घुल मिल गई थी। अब वह बोलने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती थी। खुशी के नाम का अर्थ अब उस पर सटीक जचने लगा था। खुशी आज दादा दादी, गौरी, राम और श्याम के साथ बैठी थी। राम और श्याम गौरी के वही दोनों भाई थे जिनके सामने खुशी बोलने से कतरा रही थी। राम ने खुशी को देखते हुए कहा, और यह हमारी खुशी जीजी उस दिन कितनी चुप थी ना, अब देखो किसी को बोलने नहीं देती। राम की बात सब हंसने लगे तो खुशी ने मुंह बनाकर कहा, हाँ तो उस दिन मैं नई नई आई थी, मैं जानती नहीं थी तुम दोनों शरारती बंदरों को। खुशी ने यह बोलकर गौरी से हाई फाई किया तो राम और श्याम दोनों एक साथ बोले, बंदर बांदरी। खुशी न समझी से सब की तरफ देखने लगी तो सब एक साथ ठहाके लगाकर हंसने लगे। तभी दादी जी बोली, अरे बेटा, बंदरी को मतलब बंदरिया होवे है। बंदरिया सुनते ही खुशी दोनों भाइयों को देखकर बोली, अच्छा बंदरो, अभी रुको तो मैं बताती हूँ। खुशी और गौरी दोनों राम और श्याम के पीछे दौड़ पड़ी। तभी दादी जी बोली, अरे घूमते हुए ईंधन भी लेते आना। राम और श्याम आगे आगे और गौरी खुशी उनको पीटने के लिए पीछे पीछे दौड़ रहे थे। यह सब सड़क पर चले गए। आगे से एक बड़ा सा ट्रक आ रहा था और दोनों लड़कों का ध्यान लड़कियों पर था। खुशी ने जब देखा तो घबरा गई और कांपने लगी। एक बार फिर अपनों को खोने देने का डर उसमें आ गया। खुशी का ध्यान अब सामने से आ रहे ट्रक पर था। तभी उस पर एक पत्थर पर पड़ा और वह मुड़ गया। जिस खुशी वही गिर पड़ी। जब राम और श्याम की नज़र खुशी पर पड़ी तो वह जहाँ थे वहीं रुक गए और उनका ध्यान ट्रक पर गया। दोनों लड़के एक साथ दूसरी ओर कूद गए। इधर गौरी खुशी के पास आई।
खुशी की आंखें बंद हो गईं क्योंकि राम और श्याम के सामने आता हुआ ट्रक उसकी आंखों के सामने किसी अनहोनी की तरह मंडरा रहा था। गौरी खुशी के गाल को थपथपाते हुए बोली, खुशी आंखें खोल, आंखें खोल। खुशी ने हल्की सी आंखें खोलकर देखा तो राम और श्याम को देखकर उसे चैन मिला। तभी उसे दर्द का एहसास हुआ तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती हुई रोने लगी। गौरी, राम और श्याम तीनों आंखों को फाड़कर उसे देखने लगे। हालांकि खुशी के आंखों में आंसू नहीं आ रहे थे, लेकिन वह रो रही थी। राम ने एक आंख बंद करके कहा, तू रो रही है या नाटक कर रही है? खुशी ने आंखों को बंद कर लिया और अपने पैर को पकड़कर बैठ गई। जब गौरी ने खुशी के पैर को देखा तो वह समझ गई कि खुशी के पैर में मोच आई है। उसने खुशी के पैर को पकड़ा, तभी खुशी जोर से कांप गई। खुशी की आंख बंद थी, उसका पैर बहुत जोर से दर्द कर रहा था। तभी खुशी की आंखों के सामने रजत का चेहरा आया। खुशी ने झट अपनी आंखें खोली और ज़ोर ज़ोर से सांस लेने लगी। रजत का उसके जहां में आना उसकी आंखों के आंसुओं को भी ले आया था। अब खुशी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे थे और वह बिल्कुल शांत हो गई। राम और श्याम गौरी जब खुशी के आंसुओं को देखा तो वह तीनों घबरा गए और खुशी को चुप रहने के लिए बोलने लगे। खुशी ने जहाँ मैं अपना बीता हुआ कल चल रहा था और उसी के साथ उसकी आंखों से लगातार आंसू गिर रहे थे। जब खुशी चुप नहीं हुई तो राम और श्याम भी रोने लगे। गौरी उन तीनों को देखकर हंसती हुई बोली, अब सबकी रोने की पार्टी शुरू हो गई। खुशी का ध्यान जब राम और श्याम पर गया तो उसने अपने आंसुओं को पोंछकर कहा, तुम दोनों क्यों रो रहे हो? श्याम बोला, तुम क्यों रो रही हो? तुम्हें देखकर मुझे भी रोना आ गया। राम ने अपनी गर्दन को हाँ में हिलाते हुए कहा, और मुझे भी। राम और श्याम बड़े नहीं थे, बस लंबाई में दोनों खुशी और गौरी से लंबे थे, लेकिन अभी बच्चे ही थे। साफ दिल और मासूमियत से भरे थे, इसलिए जब खुशी के आंसू देखे तो खुद भी रो पड़े। गौरी उठी और अपने हाथों को बांधकर कहा, अब खुशी को उठाकर घर ले चलो। राम और श्याम उठे और खुशी के हाथों को पकड़कर उठाते हुए बोले, कितनी मोटी हो तू, कम खाया कर। सब खुशी को घर ले गए आए तो दादी जी ने खुशी के पैर की मोच ठीक कर दिया और उस पर सूती कपड़े को लपेट दिया। अब खुशी चारपाई पर लेटी हुई थी। सब अपने अपने कामों में लग गए। खुशी ने मन ही मन कहा, वहाँ क्या हो रहा होगा? क्या उसने दूसरी शादी कर ली होगी? हाँ, कर ही ली होगी। मेरा इंतज़ार क्यों करेगा वह? उसे तो बस एक बारिश चाहिए था जो उसे मेरे बाद किसी से भी मिल सकता है। खुशी ने लंबी सांस लेकर अपनी आंखों को बंद किया। तभी श्याम दौड़ता हुआ आया और खुशी की ओर फ़ोन बढ़ाते हुए बोला, भाई का फ़ोन है। खुशी ने झट से उठाकर फ़ोन को लिया और कान से लगाकर बोली, कितने दिनों बाद फ़ोन किया है, मुझे तो भूल ही गए ना। वहाँ सब क्या चल रहा है? क्या उसने दूसरी शादी कर ली है? खुशी चुप होकर सामने वाले की बात सुनने लगी तो उसके चेहरे के हाव भाव बदलने लगे। जब सामने से फ़ोन पर कोई जवाब नहीं आया तो खुशी ने धीरे से कहा, मैं आ रही हूँ। तभी सामने वाले ने कहा, नहीं, वह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। अगर अब तुम आई तो पहले से भी ज़्यादा दर्द मिलेगा। खुशी बोली, लेकिन मैं। खुशी कुछ बोलने को हुई, तभी सामने से फ़ोन कट गया। खुशी हेलो हेलो बोलने लगी। जब उसने देखा कि फ़ोन कट चुका है तो उसने फिर से फ़ोन लगाया, लेकिन अब फ़ोन बंद आ रहा था। जिसे खुशी का दिल घबराने लगा। उसने श्याम की ओर देखा जिसकी नज़र खुशी पर ही थी। खुशी ने श्याम को फ़ोन देते हुए कहा, उसका फ़ोन बंद क्यों आने लगा? फिर कोशिश करो। श्याम ने फिर से फ़ोन किया, लेकिन अब भी फ़ोन बंद था। तो श्याम बोला, आज से पहले भाई को फ़ोन बंद कभी नहीं हुआ। हो सकता है बैटरी ख़त्म हो गई हो, चिंता मत करो। खुशी ने हामी भरी तो श्याम चला गया। खुशी का दिल अब भी किसी अनहोनी घटना से घबरा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था मानो रजत अब उसके पास आ जाएगा, रजत अब उसे यहाँ से ले जाएगा। खुशी अब सोचने लगी कि अगर रजत यहाँ आ गया तो वह क्या करेगी, उसका सामना कैसे करेगी। इससे अच्छा तो वह मरना पसंद करेगी। यही सब सोचते सोचते खुशी को नींद आ गई। इधर रजत ऑफिस की कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ देख रहा था।
तभी अचानक उसके दिमाग में कुछ आया और उसने झट से लैपटॉप बंद कर दिया। रजत ने जॉली को फ़ोन किया और जल्दी से ऑफिस आने के लिए कहा। कुछ ही देर में जॉली उसके सामने था। रजत ने जॉली के चेहरे को देखते हुए कहा, तुम्हारे चेहरे पर इतना पसीना क्यों आ रहा है? मैं क्या तुम्हें फांसी पर चढ़ा रहा हूँ? जॉली बनावटी हंसी हंसकर अपने चेहरे पर आए तनाव को हटाते हुए बोला, वह तो बस आपसे डर, मेरा मतलब। रजत बोला, हाँ हाँ मैं समझ गया, मैंने मना किया था लेकिन मैंने ही तो बुलाया है। जॉली बोला, जी सर। रजत ने कहा, अच्छा यह बताओ, खुशी घर में सबसे ज़्यादा बात किससे करती थी? खुशी का नाम सुनते ही जॉली का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। वह हकलाते हुए बोला, मुझसे सर। रजत बोला, अरे रिलैक्स, मैं सिर्फ पूछ रहा हूँ, तुम इतना क्यों डर रहे हो? अच्छा यह बताओ, कभी उसने अपने घर के अलावा किसी का जिक्र किया था तुम्हारे सामने? जॉली बोला, नहीं सर, उनका घर में कोई नहीं था और बाहर वह जाती नहीं थी, तो कोई कैसे हो सकता है? रजत ने जॉली को देखा जो रजत से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। रजत ने धीरे से और उदास स्वर में कहा, जॉली प्लीज़ मुझे बताओ खुशी कहाँ है? मुझे लगता है कि तुम जानते हो कि वह कहाँ है। मेरा दिल कहता है उसने तुम्हारे सिवा किसी पर भरोसा नहीं किया होगा। जॉली अपने दोनों हाथों को बांधे खड़ा था। उसने सर को नीचे झुकाया और हौले से बोला, सॉरी सर, मैं नहीं बता सकता। रजत धीरे से उठा और जॉली की ओर बढ़ गया। जॉली डर से कांपने लगा, लेकिन रजत ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब अगर वह आए भी तो मैं शायद उसे पहले जैसा ना मिलूं। रजत यह कहकर चला गया। जॉली वहीं खड़ा रह गया। वह कुछ देर तक सोचता रहा, फिर बाहर आ गया और अपना फ़ोन निकालकर घर फ़ोन लगा दिया। जॉली सड़क पर चलते हुए घर पर बात कर रहा था। बात करते हुए उसका ध्यान सामने वाले साधनों पर नहीं गया जिससे उसका एक्सीडेंट हो गया और वह सड़क पर गिर गया। उसका फ़ोन उससे बहुत दूर जा गिरा और फ़ोन पर गाड़ी चढ़ने के से वह चकनाचूर हो गया। आसपास के लोगों ने जॉली को उठाकर अस्पताल पहुंचा दिया, लेकिन फ़ोन और कोई आईडी कार्ड न होने के कारण कोई भी उसके घर पर खबर नहीं कर पाया। इधर जब रजत रात तक जॉली का फ़ोन नहीं लगा तो खुशी को और ज़्यादा घबराहट होने लगी थी। उसका दिल बैठा जा रहा था। वह नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से जॉली किसी भी मुसीबत में पड़े, इसलिए हर पल उसके दिल दिमाग में जॉली ही घूम रहा था। रजत जब रात को घर आया तो रोशनी ने उसे खबर दी कि जॉली अभी तक घर नहीं आया है। रजत ने उसे फ़ोन लगाया लेकिन फ़ोन नहीं लग रहा था। अब रजत सोचने लगा कि आखिर जॉली वहाँ कहाँ जा सकता है। तभी उसके किसी तो आदमी ने आकर उसे बताया कि सर, जॉली का एक्सीडेंट हुआ है और वह सिर्फ आपका नाम ले रहा है। वह आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। रजत जल्दी से हॉस्पिटल आया तो पाया कि जॉली के बहुत चोट आई है। डॉक्टर ने जॉली को बोलने से मना किया हुआ है। फिर भी रजत को सामने देखकर जॉली बोलने की कोशिश करने लगा। जॉली ने कहा, सर, खुशी मैडम। तभी डॉक्टर फिर बोला, देखिए, अगर यह चुप नहीं रहे तो इनकी जान भी जा सकती है। आप ही इन्हें समझाइए प्लीज़। रजत ने जॉली को चुप कर रहने का इशारा किया और बाहर आ गया। रजत को जिस आदमी ने जॉली के एक्सीडेंट की खबर दी थी वह बाहर ही खड़ा था। उसने रजत से कहा, सर, यह जॉली जानता है कि मैम कहाँ हैं? इसी ने रजत ने आदमी को बीच में हाथ आगे करके रोक दिया और बोला, जानता हूँ, बस दुआ करो कि इसे कुछ ना हो। इधर जॉली का इलाज चल रहा था और उधर खुशी और जॉली के परिवार वाले जॉली का फ़ोन नंबर न लगने से परेशान हो रहे थे। गौरी इधर उधर चक्कर काट रही थी। जॉली के बाद वही तो थी जो घर को संभाले हुए थी, इसलिए वह सबसे ज़्यादा परेशान थी। वही खुशी उसे भी ज़्यादा परेशान थी, लेकिन वह किसी को बता भी नहीं सकती थी कि उसी की वजह से जॉली किसी मुसीबत में पड़ा है। खुशी यही सोच रही थी कि रजत ने ही जॉली के
साथ कुछ किया होगा या करवाया होगा, इसलिए खुशी ज़्यादा परेशान थी और अब वह वापस जाने का सोच रही थी। खुशी दादाजी और दादी जी के पास बैठ गई और उनके हाथों को अपने हाथ में लेकर बोली, दादाजी आप दोनों चिंता मत करिए, मैं जॉली को लेकर आऊँगी। मैं कुछ नहीं होने दूँगी। वह मेरा छोटा भाई है। पूरी दुनिया से लड़ जाऊँगी उसके लिए मैं। उसने मेरी मदद की है। अब ज़िंदगी भर मैं उसकी मदद करूँगी। खुशी उठी और बाहर आते हुए मन ही मन बोली, जॉली ने मेरा साथ तब दिया जब मेरे पास कोई नहीं था और मैं अपनी वजह से उसे या उसके परिवार को कोई हानि नहीं पहुंचने दूंगी। खुशी बाहर जाती उससे पहले ही गौरी बोल पड़ी, रुक जीजी, मैं भी चलूंगी। मैं भी अपने भाई को देखना चाहती हूँ। खुशी बोली, नहीं गौरी, वह शहर तेरे लिए नहीं है। तुम बहुत मासूम हो और वह शहर फरेब से भरा है। वहाँ जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा त्याग करना होगा और वहाँ रहने के लिए अपने आप को मार कर के जीना पड़ेगा। मैं तुम्हें वहाँ नहीं लेकर जा सकती। गौरी बोली, ना जीजी, भाई ने मुझे तेरी जिम्मेदारी दी थी और अब जब तू ही जा रही है तो मैं तुझे अकेली कैसे जाने दूँ। मैं भी चलूँगी तेरे साथ। खुशी बोली, लेकिन गौरी, अगर तुम चलोगी तो यहाँ कौन संभालेगा दादाजी को। राम और श्याम एक साथ बोल पड़े, हम संभाल लेंगे जीजी, तुम भाई को लेकर आओ। अब खुशी चुप हो गई क्योंकि दादा दादी भी यही चाहते थे कि गौरी भी खुशी के साथ जाए, लेकिन वह दोनों लड़कियों को अकेले भेजने के लिए भी राजी नहीं थे। तो दादाजी ने राम और श्याम में से एक को जाने के लिए कहा, लेकिन खुशी ने साफ मना करते हुए कहा कि इतने बड़े शहर में मैं इनमें से किसी एक को ही लेकर जा सकती हूँ। इसलिए खुशी और गौरी का जाना तय हुआ। सब तैयारी करने के बाद खुशी और गौरी जयपुर के लिए निकल गई। इधर जब जॉली को होश आया तो उसने अपने सामने रजत को पाया। रजत जॉली को ही देख रहा था। रजत के चेहरे से ऐसा लगा रहा था मानो वह अभी जॉली को उठाकर कहेगा कि जब उसने ही खुशी को यहाँ से बाहर भेजा था तो बताया क्यों नहीं। लेकिन रजत ने कुछ नहीं कहा तो जॉली ही धीरे से बोल पड़ा, मुझे लगा कि मैं आपको कुछ बताए बिना ही मर जाऊंगा, लेकिन अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुशी मैम को मैंने ही जो। जॉली आगे कुछ बोलता तभी रजत ने कहा, मैं जानता हूँ कि तुमने ही खुशी को यहाँ से दूर किया है, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि वह यहाँ वापस आए, क्योंकि मैं उसके बिना जीना सीख चुका हूँ। इसलिए अब वह जहाँ है वहीं रहे तो अच्छा है। जॉली बोला, जी, वह भी यहाँ नहीं आना चाहती है। रजत ने जॉली को बिना किसी भाव के देखा। वह तो बस अपने आप को तसल्ली देने के लिए ही बोल रहा था, लेकिन आज भी वह चाहता था कि खुशी उसके पास आए और वह खुशी से खुद के लिए किए की माफ़ी मांगे। लेकिन बाहर से वह सबको मजबूत ही दिख रहा था, इसलिए रजत आगे कुछ नहीं बोला और जाने लगा। तभी जॉली बोला, सर, वह मेरा फ़ोन कहीं गिर गया है और जब एक्सीडेंट हुआ तब मैं खुशी दीदी से ही बात कर रहा था। वह परेशान होगी, आप प्लीज़ अपना फ़ोन मुझे दे दो, मैं घर पर बता दूं कि मैं ठीक हूं। खुशी का नाम सुनते ही रजत का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने हामी भरी और अपना फ़ोन निकाल कर कहा, नंबर बोलो। जॉली ने नंबर बताया तो रजत ने कॉल लगा दी। जैसे जैसे रिंग जा रही थी वैसे वैसे रजत का दिल जोरों से धड़क रहा था। उसके दिल ने एक पल में कल्पना कर ली कि खुशी ही फ़ोन उठाएगी और जब वह हेलो बोलेगी तो वह आगे क्या बोलेगा। फ़ोन की रिंग बज रही थी। अस्पताल के उस कमरे में जॉली और रजत के अलावा कोई नहीं था। जॉली रजत के दिल की धड़कन को साफ सुन पा रहा था। वह अंदर ही अंदर मुस्करा रहा था, लेकिन बाहर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। वहीं रजत का दिल हर एक बजती रिंग पर इंजन की भांति तेजी से चल रहा था। आखिरकार किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो रजत के चेहरे पर परेशानी के भाव उभर आए और वह जॉली को देखने लगा। जॉली ने पलक झपक कर कहा, आप चिंता मत करिए, अननोन नंबर का कॉल उठाने से मना किया है मैंने, इसलिए शायद वह लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। आप एक बार और ट्राई करिए। रजत ने एक नज़र जॉली को देखा और फिर से फ़ोन लगाने लगा।
वहीं जॉली खुद से ही बोला, वाह रे मोहब्बत, कैसे कैसे काम करवाती है तू। जो इंसान किसी की भी नहीं सुनता, आज वह एक आवाज़ सुनने के लिए मेरे कहे अनुसार चल रहा है। रजत ने 5 बार कॉल किया लेकिन किसी ने फ़ोन नहीं उठाया तो उसे अब टेंशन होने लगी। इधर जॉली के घर में एक ही फ़ोन था, वह भी सोफे पर पड़ा था और बाकी सब बाहर खुशी और गौरी को भेजकर वापस आ रहे थे। दादाजी और दादी जी दोनों अपने अपने कामों में लगे थे। राम ने जब फ़ोन देखा तो उस पर 5 मिस कॉल देखकर वापस फ़ोन करने की सोची, लेकिन फिर वह रुक गया और दादाजी के पास जाकर उन्हें बताया कि किसी अनजान का फ़ोन आया हुआ है। तभी दादाजी ने उसे फ़ोन लगाने को कहा। राम ने फ़ोन लगाकर उन्हें पकड़ा दिया। इधर जब फ़ोन आया तो रजत ने झट से उठा लिया और बेसब्री से सामने वाले का इंतज़ार करने लगा। तभी दादाजी बोले, अरे भाई कौन है, कहाँ फ़ोन किया है। रजत ने जब किसी आदमी की आवाज़ सुनी तो उसने फ़ोन जॉली को दे दिया। जॉली ने दादाजी से बात की तो दादाजी ने उसे बता दिया कि खुशी और गौरी दोनों यहाँ से रवाना हो चुके हैं। जॉली ने गुस्से में दादाजी से कहा, आपने एक बार भी नहीं सोचा कि दोनों लड़कियाँ कैसे आएंगी यहाँ, आप भी ना। दादाजी कुछ नहीं बोले तो जॉली ने फ़ोन काट दिया और परेशान भाव से कुछ सोचने लगा। रजत जॉली को बस देख रहा था। वह पूछना चाहता था कि खुशी कैसी है, लेकिन उसका मुंह खुला ही नहीं। जब जॉली कुछ नहीं बोला तो रजत ने गला ठीक करते हुए कहा, तो हो गई घर पर बात, बस ठीक है ना। जॉली बोला, नहीं कुछ ठीक नहीं है। जॉली के चेहरे पर परेशानी देखकर रजत भी परेशान सा हो गया। उसने पूछा कि क्या हुआ है। जॉली ने सपाट लहजे में कहा, जब मेरा फ़ोन नहीं लगा तो खुशी दीदी और मेरी छोटी बहन यहाँ आने के लिए रवाना हो गई। अब वह यहाँ तक कैसे आएंगे, उन दोनों को तो यहाँ का कुछ पता भी नहीं है और ना ही उन दोनों के पास फ़ोन है। रजत बोला, कोई बात नहीं है, मैं मेरे आदमियों को लगा दूंगा। कैसे आएंगे, बस या ट्रेन से। जॉली ने उदास होकर कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो ट्रेन में बैठाया था खुशी दीदी को, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है। सर, दोनों लड़कियां बहुत मासूम हैं, प्लीज़ कुछ कीजिए। रजत ने जॉली के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। रजत जॉली को अस्पताल में ही छोड़ बाहर आ गया और अपने सभी आदमियों को फ़ोन करके कुछ समझा दिया और ऑफिस के लिए निकल गया। क्योंकि सुबह के 8 बज चुके थे। सारी रात रजत ने ऐसे ही निकाल दी थी। रजत ऑफिस आया और वहीं पर फ्रेश होकर बैठ गया। उसके चेहरे पर एक अलग सी चमक और खुशी के आगे आने की खुशी दिखाई दे रही थी। रजत लैपटॉप लेकर बैठा, लेकिन उसका मन काम में नहीं लग रहा था। ऑफिस में लोग आने शुरू हो गए थे तो रजत ने लैपटॉप को एक ओर रखा और कल्पनाओं की दुनिया में खो गया। खुशी ट्रेन से उतरी तो सामने रजत को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई। वह रजत की ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे खुशी रजत की ओर बढ़ रही थी, वैसे वैसे रजत के दिल की धड़कन बढ़ रही थी। खुशी के चेहरे को देखकर रजत के दिल में सुकून की लहर दौड़ गई। जब खुशी रजत के ठीक पास आकर खड़ी हो गई तो रजत ने खुशी की कमर में हाथ डालकर उसे अपने करीब करके कहा, बहुत इंतज़ार करवाया है तुमने, अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। सर सर, रजत सर, एक लड़की ने रजत के कंधों को हिलाते हुए कहा। रजत अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आया। उसने लड़की को एक नज़र देखा जो उसे खुशी दिखाई नहीं दी, तो वो बार बार पलक झपककर उसे देखते हुए बोला, कौन हो तुम। सर, मैं कल्पना, लड़की ने जवाब दिया। कल्पना। रजत ने लड़की के शब्द दोहराए। लड़की आगे बोली, जी सर, यह फाइल कंप्लीट हो गई है, आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर कोई कमी हो तो बता दीजिएगा, मैं कर दूंगी। रजत ने कहा, वहाँ टेबल पर रख दो। लड़की ने फाइल रखी और चली गई। रजत ने लंबी सांस ली और मुस्कुराकर खुद से ही बोला, यह मुझे क्या हो रहा है। खुशी के आने की खुशी इतनी ज़्यादा क्यों हो रही है। रजत ने अपना सिर हिलाया और फ़ोन निकालकर टाइम देखा।
10 बज चुके थे। उसने एक फ़ोन किया, बोला कोई खबर? नहीं सर, सामने से जवाब आया तो रजत ने फ़ोन काट दिया और किसी बच्चे की तरह मुंह फुलाकर बैठ गया। आज पहली बार वह किसी के आने का इंतज़ार कर रहा था। इंतज़ार करना कितना मुश्किल है यह तो वह पिछले कुछ दिनों में जान ही गया था, लेकिन जब कोई हमारे करीब आ रहा हो तो हर पल उसके आने का एहसास क्या होता है, आज रजत महसूस कर रहा था। इधर खुशी और गौरी अभी भी बस स्टॉप पर बैठी बस के आने का इंतज़ार कर रही थी। तभी उन्हें पता चला कि कुछ देर में जयपुर के लिए बस आने वाली है। तो दोनों ने एक दूसरे को देखा और पलक झपककर लंबी सांस लेकर खड़ी हो गई। कुछ ही देर में बस आ गई और दोनों बस में चढ़ गईं। खुशी ने बस में देखा तो ज़्यादातर लड़के और आदमी दिखाई दे रहे थे, औरतें 2-4 ही थीं। गौरी ने खुशी को 3 सीट की ओर बैठने का इशारा किया, लेकिन खुशी ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और 2 सीट वाली सीट की ओर इशारा करके गौरी को आने चलने के लिए कहा। तो गौरी शीशे के पास बैठ गई और फिर खुशी बैठ गई। खुशी गौरी का ढाल बनकर उसे अपने साथ लेकर आई थी। वह जानती थी कि गौरी आजकल की दुनिया को नहीं जानती है, इसलिए एक बड़ी बहन की तरह वह उसकी रक्षा करेगी। 4 घंटे के सफ़र के बाद दोनों लड़कियां जयपुर पहुंच गई थीं, लेकिन अभी वह बस में ही थी। खुशी भी नहीं जानती थी कि उसे कहाँ जाना चाहिए और किसकी मदद लेनी चाहिए, लेकिन इसलिए वह अंदर ही अंदर बेचैन थी। साथ ही वह यह भी जानती थी कि रजत ने अपने आदमियों को भी शहर में के हर कोने में खड़ा कर रखा होगा। अगर उन लोगों ने उसे देख लिया तो वह मुझे रजत के हवाले तो करेंगे ही, साथ ही गौरी और जॉली के साथ न जाने रजत का क्या करेंगे। खुशी तो रजत के इस रूप को जानती थी जो वह यहाँ छोड़कर गई थी, लेकिन रजत अब वैसा नहीं रहा था। उसने अपने आप को पूरी तरह से बदल लिया था। डॉक्टर सिंधी कैंप बोलने लगा। तभी खुशी ने गौरी से कहा, गौरी मैंने तुम्हें बुरखा लाने के लिए कहा था, क्या तुम लेकर आई हो? गौरी ने अपने बैग को संभाल कर कहा, हाँ जीजी लाई हूँ। खुशी ने हाथ बढ़ाया तो गौरी ने हैरानी से कहा, अभी से जीजी? अभी तो बस चल रही है। खुशी ने कहा, हमें यह अभी पहनना होगा गौरी, मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। बस मैं कोई 2-4 लोग ही बचे थे। तो दोनों लड़कियों ने बुर्का पहन लिया। तब तक बस रुक कर बंद हो गई थी। खुशी ने गौरी का हाथ पकड़ लिया और बस से उतर गई। सिंधी कैंप पर लगी भीड़ को देखकर गौरी थोड़ी घबराते हुए बोली, ए जीजी, इतने लोग तो हमारे मेला में भी नहीं आते हैं, यह सब कहाँ जा रहे हैं? खुशी ने चलने के लिए गौरी की कलाई अपनी ओर खींचकर कहा, गौरी बात बाद में करना, पहले ध्यान से सुन, मेरा हाथ मत छोड़ना वरना यहाँ खो जाएगी। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो खुशी उसे लेकर चलने लगी और एक किनारे पर आकर खड़ी हो गई। अब तो खुशी का दिमाग बिल्कुल खाली हो चुका था। उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं, यह सोच पाना उसे बहुत मुश्किल लग रहा था। तभी गौरी बोली, क्या हुआ जीजी, तेरे घर चल? खुशी ने गौरी को खाली आंखों से देखकर कहा, मेरा कोई घर नहीं है गौरी, मैं बस यह सोच रही हूँ कि अब हमें कहाँ चलना चाहिए। गौरी हैरान होकर बोली, घर कोई नहीं है? मतलब पहले किधर रहती थी जीजी? खुशी कुछ नहीं बोली। तभी उसे मनन याद आया तो खुशी थोड़ी देर उत्साह के साथ बोली, मनन भाई है ना, वह हमारी मदद कर सकते हैं। खुशी ने रिक्शा किया और अपने चाचा चाची के घर के बाहर थोड़ी दूर आकर रुक गई। खुशी और गौरी दोनों बुर्खा पहने गली में खड़ी थी। खुशी घर की ओर बढ़ रही थी कि उसे घर के बाहर 2 आदमी खड़े दिखाई दिए। खुशी ने अपने माथे पर हाथ मारकर कहा, उसने यहाँ भी आदमी लगा रखे हैं, अब मैं क्या करूँ, किसके पास जाऊँ? इस आदमी ने मेरा जीना हराम करके रखा है। पिछले दिनों में खुशी ने खुशी के पल जिए जिससे वह बोलना तो सीख गई थी। इसलिए खुशी ने गौरी को कुछ समझाया और दोनों लड़कियां घर के बाहर खड़े आदमियों की ओर बढ़ गईं। इधर रजत ऑफिस में खाली बैठा था। वह सोच रहा था कि खुशी के मिलने की खबर आए और वह यहाँ से रवाना हो, लेकिन जब कोई फ़ोन नहीं आया तो वह गाड़ी लेकर सड़क पर निकल गया और
खुद खुशी को ढूंढने चल दिया। रजत ने सब आदमियों को फ़ोन कर लिया था, लेकिन खुशी की कोई खबर नहीं थी। इसलिए वह उदासी और गुस्से से भरने लगा था, लेकिन वह कर भी क्या सकता था। तभी मनन की कॉल आई। मनन भी लगातार रजत के कॉन्टैक्ट में था। जब से उसे पता चला था कि खुशी आ रही है, तब से वह रजत को फ़ोन कर रहा था। रजत अब इरिटेट हो चुका था, इसलिए अब उसने किसी का भी फ़ोन नहीं उठाया और गुस्से में सड़कों पर गाड़ी चलाते हुए हर एक लड़की का चेहरा देखने लगा। जब रजत ने फ़ोन नहीं उठाया तो मनन को भी गुस्सा आ गया और वह घर के बाहर आ गया। घर के बाहर खड़े आदमियों पर मनन गुस्सा होते हुए बोला, तुम लोगों से कुछ होता है नहीं, यहाँ खड़े बातें बना रहे हो, जाकर कुछ काम करो, मेरे घर के बाहर खड़े मत रहो, जाओ यहाँ से। मनन के कहने पर दोनों आदमी वहाँ से चले गए, क्योंकि रजत ने उन्हें मनन के कहे अनुसार ही चलने को कहा था। खुशी ने आदमियों को चकमा देकर अंदर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन मनन ने उसकी यह मदद कर दी। लेकिन जब मनन बाइक लेकर निकलने लगा तो खुशी ने जल्दी से कहा, नहीं भाई नहीं, प्लीज़ मत जाओ। मनन बाइक लेकर आगे बढ़ा ही था कि गौरी ने एक पत्थर उठाया और मनन पर निशाना साधकर उसकी पीठ पर मार दिया, जिससे मनन रुक गया और पीछे देखने लगा। जैसे ही मनन ने पीछे देखा, दोनों लड़कियां भागकर घर के अंदर ही और चली गईं। जब मनन ने किसी अनजान को घर के अंदर जाते देखा तो उसे याद आया कि रजत के आदमी जा चुके थे, इसलिए मनन को ही वापस आना पड़ा। मनन घर में आया तब तक खुशी और मनन घर के अंदर आ चुके थे। तभी मनन बोल पड़ा, कौन हो तुम और मेरे घर में बिना किसी की इजाज़त के क्यों आई हो। खुशी मनन की ओर बढ़ गई, लेकिन कुछ बोली नहीं। मनन को लगा कि वह अब बोलेगी, पर खुशी दरवाजे के पास गई और दरवाजे को बंद करके अपने चेहरे से नकाब हटाकर बोली, तो अब मुझे अपने भाई के घर पर आने के लिए उनसे पूछना पड़ेगा। मनन फटी आंखों से खुशी को देखने लगा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि खुशी उसकी आंखों के सामने खड़ी थी। वह अपनी बहन के लिए रजत का आश्रित था, लेकिन उसकी बहन अब उसके सामने थी। मनन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुशी की आंखों में कोई भाव नहीं थे। गौरी ने भी बुर्का हटा दिया था। खुशी और मनन कुछ ही दूरी पर थे, लेकिन मनन की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह अपनी बहन को कुछ कह सके। जब से उसे खुशी के सच का पता चला है, वह अपने आप को खुशी का गुनाहगार ही मानता रहा है। यही सब सोचकर मनन ने हाथ जोड़ लिए और घुटनों के बल बैठ गया। मनन रोते हुए बोला, मुझे माफ़ कर देना मेरी बहन, मैं तेरी रक्षा नहीं कर पाया, मैं तुम्हें बचा नहीं पाया इस दुनिया से। जब खुशी ने मनन को ऐसे देखा तो वह हैरानगी से मनन को देखने लगी। उसे समझ नहीं आया कि मनन किस बात की माफ़ी मांग रहा है। वह यह नहीं जानती थी कि मनन के साथ सभी को पता चल चुका है कि उसके साथ क्या हुआ है। खुशी मनन के पास आकर बोली, किस बात की माफ़ी मांग रहे हैं भाई आप। मनन आंसू भरी आंखों से खुशी को देखता ही रह गया। आज भी वही मासूम चेहरा लिए थी खुशी। दोस्तों, आगे की कहानी पढ़ने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा साथ ही कमेंट करके ज़रूर बताएं। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।